बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई है और दिन है एतवार का, लेकिन बात करेंगे कल 27 मई बरोज़ हफ्ता जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था शहबाज शरीफ की जानिब से, जो काजी फैसल साहब को उन्होंने टास्क दिया था और काजी फैसल साहब उस पर कल बहुत नाराज़ नज़र आए। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने जो उनको काम से रोका है उस पर वो बहुत नाराज़ थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि मुझे जो शहबाज शरीफ ने काम दिया है, जो मौलाना फजल रहमान ने काम दिया है, जो आसिफ अली जरदारी ने काम दिया है, क्योंकि ये सारे नाम इसलिए ले रहा हूँ, मरीम नवाज़ ने जो काम दिया है, जो नवाज़ शरीफ ने काम दिया है, क्योंकि ये सब इस हुकूमत में शामिल हैं और इन सब की ख्वाहिश पर ये कमीशन बनाया गया है। तो काजी साहब बहुत नाराज़ नज़र आए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मुझे इस काम से रोका है, जो काम मरीम नवाज़, बिलावल, जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ ये सारे मुझसे करवाना चाहते हैं, उससे क्यों मुझे सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। बहुत बरहम नज़र आए, लेकिन उन्होंने खुली अदालत में जो है वो अब उनका एक झूठ भी एक्सपोज हुआ, वो पकड़े गए झूठ बोलते हुए और वो नीचे तो उन 5 जजेस को दिखाना चाहते थे लेकिन ख़ुद वो बुरी तरह एक्सपोज हुए। वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, पूरा आपको बताता हूँ। कल 62 मिनट की ये समाअत थी, 10:13 पर यह समाअत शुरू हुई और 11:15 पर यह समाअत जो है वो ख़त्म हुई। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, पहले तो जैसे ही वो कोर्ट में आए तो जब दरवाज़ा खुला तो वैसे जब जजेस कोर्ट रूम में आते हैं तो अनाउंस किया जाता है कोर्ट आ गया है, लेकिन आवाज़ लगाई गई कि ताज़ीम हो और साथ ही ये 3 जजेस आ गए जिसमें काजी फाइज़ ईसा साहब थे और उनके साथ जो है वो लेफ़्ट साइड पर बैठे थे जस्टिस आमिर फारूक साहब और राइट साइड पे नईम अख्तर अफगान साहब जो चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वो थे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पूरी समाअत में जो नईम अफगान साहब हैं उन्होंने आई थिंक एक बार कोई बात की और 2 बार उन्होंने काजी फैसल साहब से कोई बात की और जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं वो समाअत में बहुत से मौके पे बस मुस्कुराते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है सबको समझ आ रही थी कि क्या कर रहे हैं काजी फैसल साहब। सिर्फ वो उन जजेस के ऊपर अटैक कर रहे थे जो 5 जजेस थे। और एक मौका तो ऐसा आया जब जस्टिस आमिर फारूक साहब को कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया, काजी फैसल साहब ने कुछ चीज़ ऐसे हाईलाइट करके दिखाई कि ये देखें, तो उन्होंने कैका लगाया। आमिर फारूक साहब ने कैका, यानी एक कैका तो वो आप लगाते हैं ना कि आवाज़ ऊँची आवाज़ में मतलब आवाज़ भी आती है, लेकिन यानी आप क्या उसको कहें, वो मुस्कुराहट भी नहीं थी, वो उतना कहका भी नहीं था, लेकिन वो बहुत हंसे वो उसको देख के ना आमिर फारूक साहब। लेकिन पूरी समाअत में आमिर फारूक साहब बहुत से मौके पे सिर्फ हंसते रहे और मुस्कुराते रहे और देखते रहे। बस उन्हें पता था कि ये क्या हो रहा है और क्यों किया जा रहा है। उनको नज़र आ रहा था कि ये उमरता बंदियाल साहब पर, एजाजुल हसन साहब पर, मुनीब अख्तर साहब पर, शाहिद वहीद साहब पर, अज़हर हसन रिजवी साहब पर, उन पर अटैक हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये चीज़ें हो रही हैं। तो शायद इस पे वो मुस्कुरा रहे थे कि जनाब वो क्योंकि इमरान खान वाला जो केस था जिसमें इमरान खान की गिरफ़्तारी को आमिर फारूक साहब ने कानूनी करार दिया था और बंदियाल साहब ने, अतर मिनल्ला साहब ने, मोहम्मद अली मदद साहब ने उसको गैर कानूनी करार दिया था उस ऑर्डर को कि वो अरेस्ट गलत था। तो शायद इसलिए भी आमिर फारूक साहब शायद अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि वो थोड़े से खुश हों इस चीज़ पे कि मेरे ऑर्डर को गैर कानूनी करार दिया था। तो अब देखें क्या कर रहे हैं आपके साथ काजी साहब। हुआ ये कि काजी साहब जब समाअत का आगाज़ हुआ तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अमान साहब को कहा कि सुना है कि कोई ऑर्डर हुआ है, तो कॉपी है आपके पास। कॉपीज़ दी गई, जो ये 3 रुकनी कमीशन है, इंक्वायरी कमीशन, इनको ये कॉपी दी गई। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जनाब 4 आइनी दरख्वास्तें थी, 2 वकला पेश हुए, एक ज़ाती हैसियत में थे और एक पेटिशन में, एक जो 184(3) की पेटिशन थी उसमें कोई भी पेश नहीं हुआ। काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या इंक्वायरी कमीशन जो है हमारे, वो रिस्पोंडेंट था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल था। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप ऑर्डर पढ़ें, हमें क्या करने और क्या ना करने का कहा गया। फिर उन्होंने काजी फैसल साहब ने कहा कि इसमें आपकी मौजूदगी का लिखा हुआ है। आप नोटिस, आपको अटॉर्नी जनरल ने कहा मुझे नोटिस नहीं था, लेकिन मुझे मेरे ऑफिस को इंटीमेट किया गया कि जनाब अटॉर्नी जनरल को भेजें, वो आएँ, तो मुझे फ़ोन पे कहा गया तो मैं इसलिए चला गया था। तो उस पर काजी फैसल साहब ने पूछा कि आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, ज़ाती हैसियत में गए थे, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, किसी और की नुमाइंदगी कर रहे थे? उन्होंने कहा क्योंकि मुझे कहा गया था कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए तो इसलिए मैं चला गया था। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मैं लास्ट पेज पढ़ना चाहता हूँ, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि नहीं, आप शुरू से पढ़ें। फिर साथ ही काजी फैसल साहब ने पूछा कि क्या पेटिशनर आए हैं, यानी जो ये हैं आबिद ज़ुबैरी साहब या उनकी तरफ से जो वकील वहाँ पे पेश हुए थे वो शोएब शाहीन साहब, ये आए हैं, तो या उनकी कोई दरख्वास्त आई है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, ना तो वो खुद आए हैं ना उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त आई है, यानी इंक्वायरी कमीशन के इस इजलास में। और फिर उसके बाद जो है वो ये, अच्छा यही वो मौका था जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि उन्होंने काजी फैसल साहब ने कुछ चीज़ दिखाई आमिर फारूक साहब को, तो वो बड़े उस पर हंसे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने जब ऑर्डर पढ़ना शुरू किया
और उसमें दलाइल का जिक्र था शोएब शाहीन साहब के। तो उन्होंने जब जिक्र किया कि 16 फरवरी को ट्विटर अकाउंट से एक ऑडियो जो है वो ट्वीट की गई, तो उस पर काजी फैसल साहब ने उनसे पूछा कि ये तारीख किस तरह से मेंशन हुई है, कहाँ से आई है, कि आपने मेंशन की थी? उन्होंने कहा मैंने मेंशन नहीं की थी, मैंने नहीं बताया था। अच्छा, तो फिर उसके बाद उन्होंने काजी फैसल साहब ने कहा कि आप ये बताएं कि क्या आपने हमारे ऑर्डर में, जो पहला ऑर्डर था जिसमें हमने क्लियर किया था, वाजे किया था कि हम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सिर्फ बैठे हैं ऑडियोज़ की तस्दीक करने के लिए कि वो मटेरियल दुरुस्त है या गलत है, बाकी क्या होना है वो मुतल्लिका फोरम पर होगा। तो क्या आपने बताया था अदालत को? तो उन्होंने कहा जी मैंने बताया था। तो उन्होंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है कि क्या इस पर आपने कहा था? उसके बाद काजी फैसल साहब ने कहा कि शोएब शाहीन साहब को ये बताना चाहिए था, आबिद ज़ुबैरी और शोएब शाहीन ने तो आज आना तक गवारा नहीं किया, हमने उनको नोटिस किया था और इतनी इज़्ज़त तो होनी चाहिए कम से कम हमारी। अच्छा, उसके बाद वो काजी फैसल साहब ये मीडिया पर जाकर बात करते हैं, ये जो यानी शोएब शाहीन साहब और आबिद ज़ुबैरी साहब, तो क्या वकला का कोड ऑफ कंडक्ट इनको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि इस तरह से जो है वो ये जाकर बात करें? तो उन्होंने कहा कि जो ये इन्होंने कहा शोएब शाहीन ने कि हम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वाले इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक तो ये बात गलत है। दूसरा उन्होंने कहा कि क्या कल को किसी भी जज के ख़िलाफ़ कोई ऑडियो आती है तो ये जाने बगैर कि दुरुस्त है या गलत है, क्या वो आगे भेज दिया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को? अगर ये काम करेंगे तो फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल सिर्फ इसी काम में लगी रहेगी, क्योंकि हर जज के ख़िलाफ़ चीज़ें आती हैं, शिकायत आती हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर चीज़ डायरेक्टली सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेज दी जाए। 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर हैं, फिर तो वो सारा काम छोड़ के वो भी और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर्स भी यही करते रहेंगे ना कि वो इन जो है वो इन चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी करते रहें, तहकीकात करते रहें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने वाज़े किया था कि मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का मेंबर हूँ और मैं इस पर अपनी कोई राय नहीं दूंगा, हम तो सिर्फ ये तस्दीक करेंगे जो मटेरियल जो है वो आया है और जो हमें काम जो है वो दिया गया है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने इसलिए कहा था कि ये पहले सोशल मीडिया पे आई चीज़ें, फिर ज़ाहिर है मीडिया पर आई, तो हम चाहते थे कि इस चीज़ को देखा जाए और इसको अनअटेंडेड ना छोड़ा जाए। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने ये बात किया, लेकिन इस हवाले से बड़ी तफसील के साथ बताया गया था 5 जजेस को कि ऑडियोज़ एक अकाउंट से ट्वीट करवाई गई, लीक करवाई गई, और उसके बाद उसके थोड़ी ही देर बाद वज़ीर दाखिला जो राना सनौल्ला हैं उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये सारा पैटर्न सेट था कि एक ट्विटर अकाउंट से इस तरह से मशकूक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करवाई जाएंगी जो कि सितंबर 2022 में बना ट्विटर अकाउंट, और उसके बाद यह कि उससे वो तमाम ऑडियोज़ हर चीज़ उसी अकाउंट से आ रही है, वहाँ से ट्वीट करवाएंगे, ट्वीट करवा के फिर राना सनौल्ला जो है वो आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फिर मीडिया में ज़ाहिर है चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इन सारों को भी पता है कि मीडिया से किसी से पूछ लेंगे ये ऑडियोज़ कहाँ से आती हैं तो वो बता देंगे कि हुकूमत की तरफ से आती हैं, भेजी जाती हैं चलाने के लिए। तो ये तो नेक्सस ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आई है किसी चैनल ने पिक करके और चला दिया, नहीं, तमाम चैनल्स को इकट्ठे ये ट्वीट जो है वीडियो भेजी जाती है तमाम चैनल्स को। उसके बाद दोबारा उन्होंने कहा, काजी फैसल साहब ने उन्होंने कहा कि जो वकला हैं उनका काम अदालत के अंदर है, लेकिन वो अदालत के अंदर आने के बजाय वो अदालत से बाहर नज़र आते हैं। उसके बाद आर्टिकल 14 पढ़ा गया, क्योंकि उसमें ऑर्डर में जिक्र था जो ह्यूमन डिग्निटी की बात है, प्राइवेसी की बात है, तो उस पर काजी फैसल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेसी है वो घर के अंदर तक है, 4 दीवारी के अंदर तक है, क्योंकि आजकल तो उसकी भी पामाली हो रही है। ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि काजी फैसल साहब को जब तक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो पाकिस्तान में हर चीज़ नज़र आती थी कि इमरान खान तकरीर फलानी जगह जाके कर रहे हैं तो कौमी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, तरक्याती फ़ंड्स मिल गए हैं, कोई सहाफ़ी के साथ हुआ तो उसके घर पहुँच जाना, हर चीज़ उस वक्त उनको अखलाकियात उनकी काजी फैसल साहब की, उनकी हाई मॉरल ग्राउंड्स, उनका आइन, उनका कानून, वो जो कुरानी आयात पढ़ते हैं, वो जो हदीस पढ़ते हैं, वो जो दीन का नाम लेते हैं, वो जो इस्लाम का नाम लेते हैं, काजी फैसल साहब के वो तमाम चीज़ें सिर्फ उस वक्त थी जब तक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे। जब से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म से हटे हैं, उधर से हटे हैं, उसके बाद जो मुल्क के अंदर हुआ है कभी ना उन्होंने कोई लेटर लिखा है ना कोई बात की है। या इसमें भी आप देख लें कि काजी फैसल साहब ने ये सवाल ही उठाया कि ऑडियोज़ रिकॉर्ड कैसे हुई हैं, वो कहते हैं आगे चले, ऑडियोज़ तो ठीक रिकॉर्ड हुई हैं, आगे चले। यहाँ पर भी उन्होंने ये कहा कि जो प्राइवेसी ऑफ होम है वो है ऑफिशियल वर्क में जो अगर मामला है उसमें उन्होंने कुछ मिसालें दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि आप जैसे सड़क के ऊपर CCTV कैमरे लगे हुए थे और सेफ सिटी के कैमरे हैं, बैंक के कैमरे हैं और कैमरे हैं, अगर किसी कैमरे में या कोई कत्ल की वारदात रिकॉर्ड हो जाती है तो क्या वो आप उसको क्या कहेंगे कि इस्तेमाल नहीं हो सकती। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऑफिशियल वर्क में बहरहाल नहीं है, अगर कोई वकील किसी जज के बिहाफ पे पैसे मांग रहा है तो क्या उसको हम क्या कहेंगे कि उसकी प्राइवेसी है।
और ये सारी उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने कहा कि मेरे केस के फ़ैसले का भी हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती उसका हवाला क्यों दिया गया है, उसका कोई तल्लुक़ नहीं है इस सारे मामले से, क्योंकि जो मेरा मामला था उसमें मेरी बीवी ने एक्सेप्ट किया था, मेरे बच्चों ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, लेकिन हम ये कह रहे थे कि जो सामने शख्स आया खड़ा है, यानी वो वही डोगर की बात हो रही है जो साफ़ी, तो ये प्रॉक्सी है, इसको किसी और ने खड़ा किया है। ये कहता है कि ये यूके से प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड निकलवा के लाया है, ये नहीं निकलवा के लाया, किसी और ने निकलवाया, क्योंकि हमने इनको कहा था, क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत में कुछ लोग शामिल थे उनकी प्रॉपर्टीज़ का हमने वहाँ से रिकॉर्ड निकलवाया था, और हमने उस वक्त यही कहा था कि जनाब अगर रिकॉर्ड वही डोगर ही निकलवा के लाया है तो क्रेडिट कार्ड से उसके लिए पेमेंट होती है, पता नहीं 3 पाउंड या कितने वो दिखाए कहाँ हुई है, पाकिस्तान से अगर गया तो वो टैक्स करता है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखाए, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। और उसको जो आया था मेरे खिलाफ बंदा, उसको तो मेरे नाम के सही स्पेलिंग तक नहीं पता थे, तो वो नहीं हो सकता, ये पीछे कोई और था। और हमने यही कहा था कि आए वो शख्स खुद आए सामने जो ये करवा रहा है, ये प्रॉक्सी है, ये सच नहीं बोल रहा, ये गलत बयानी कर रहा है, और ये सच बोल दे कि असल मामला क्या है। तो इसलिए जो है वो कहते हैं इस केस को यहाँ पर लाना, उसका जिक्र करना नामुनासिब था। दूसरों की इज़्ज़त है तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हमारी भी इज़्ज़त होनी चाहिए। ख्वाजा तारिक रहीम की उन्होंने ईमेल के हवाले से बताया, और उन्होंने पहले तो कयूम सिद्दीकी साहब को बुलाया रोस्टम पर और कहा कि आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा जी अब्दुल कयूम। तो हैरान कुन तौर पर वो काजी फायजी साहब जिनकी बड़ी कुर्बत है कयूम सिद्दीकी साहब के साथ, उनको वो इंटरव्यू भी अपने वालिद की शान और मकाम के बारे में बताते हैं, और ज़ाहिर है वो कुर्बत ना भी हो तो फिर भी वो एक बड़ा नाम है कोर्ट रिपोर्टिंग का, सीनियर 3 कोर्ट रिपोर्टर्स में से एक हैं, जियो जैसे बड़े इदारे के साथ हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख के अहम वाक़यात को उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है, जब पीक पे सारी चीज़ें थी उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है, प्रोग्रामों में बैठते हैं, यूट्यूब पे उनको देखा जाता है, तो इतने प्रोमिनेंट, तो ऐसे सादा बन गए काजी फायज़ साहब जैसे वो जानते ही नहीं हैं। जी आप बताएं आपका नाम क्या है। ड्रामे काजी फायज़ साहब, अदाकारी और फनकारी और इन चीज़ों में ना शहबाज शरीफ के बाद काजी फायज़ साहब ही हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जनाब ख्वाजा उनसे कहा कि ये आ गए, अब हो सकता है ये इसके कमीशन के दायरे इख्तियार पर कोई सवाल करें, कोई एतराज़ करें इन चीज़ों पर, हो सकता है ये डिनाई करें, लेकिन अभी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो दूसरे जिनके साथ इनकी बात हो रही थी ख्वाजा तारिक रहीम, उनका ईमेल आया, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा क्योंकि मेडिकल चेकअप की वजह से मैं नहीं आ रहा, तो आपने क्योंकि अपने ऑर्डर में कहा है कि आप शायद लाहौर हैं 2 बुज़ुर्ग ख़वातीन के बयानात रिकॉर्ड करने, तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो उस वक्त मैं भी अपना मौक़िफ़ जो है वो आपको दे दूँगा। फिर काजी फायज़ साहब ने कहा हुकूमत ने हमें एक टास्क दिया है, हमने हलफ लिया हुआ है और आइन और कानून के मुताबिक काम करने का। फिर उन्होंने कहा हलफ पढ़ें। हलफ उन्होंने पढ़ने शुरू करने का, बिस्मिल्लाह से शुरू करें। बिस्मिल्लाह से पढ़ा, पूरा हलफ पढ़ा। उन्होंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइन और कानून के मुताबिक, और ये कानून के मुताबिक कमीशन बनाए, हमने ड्यूटी सर अंजाम देनी है। ये तकलीफ दे हमारे लिए, मुश्किल काम है, हम अपना टाइम लगाएंगे, इजाफी काम करेंगे, हमें इसका मिलेगा भी कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमें करने, और शुरू में उन्होंने एक और बात भी की थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या सुप्रीम कोर्ट पे लागू नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट के रूल सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें नोटिस किए बगैर, हमें सुने बगैर, फ्रीकैन को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट कैसे कमीशन को काम से रोक सकती थी। ये भी काजी फैसल साहब ने एतराज़ जो है उठाया था। और फिर उन्होंने यहाँ पर कहा कि मुझे तो ट्विटर से पता चला। फिर कहते नहीं वो फैमिली मेम्बर ने बताया, तो सच मुंह से निकल गया ट्विटर वाला, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। यही वो पॉइंट है जिस पे उनका झूठ जो है वो पकड़ा गया काजी फायज़ साहब का। उसके बाद उन्होंने कोयटा कमीशन के ऊपर बात की, बड़े जज्बाती हो गए कि कोयटा में जो धमाका हुआ था उस पर कमीशन बना, मुझे ज़िम्मेदारी दी गई और बड़ा तकलीफ़ दे था, लेकिन ज़ाहिर है किया, एक ड्यूटी दी गई थी और मैं अकेला था उसमें कमीशन में। उसके बाद उन्होंने कहा कि वकला के कोड ऑफ कंडक्ट को उठाकर बाहर फेंक दिया गया है और हमें कानून सिखाने के लिए टीवी पर बैठ जाते हैं। हम अगले कुल नहीं हैं, हम रोज़ाना वकीलों से सीखते हैं और टॉक शोज़ में कहा जाता है कि हम आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और हम उन टॉक शोज़ में की गई बातों का जवाब भी नहीं दे सकते। और फिर उन्होंने कहा कि जब हम वकालत करते थे तो होता यह था कि जब हम सिविल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आते थे तो हम पेश होकर अदालत में बताते थे कि ये स्टे हम लेकर आए हैं और रिक्वेस्ट करते थे। आजकल इन्होंने ये है कि जी टीवी से जज साहब देख लेंगे, उनको टीवी से पता चल जाएगा और अखबार से पता चल जाएगा। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी है, इन चीज़ों को इनसे हम पे नहीं पूछा जा सकता, दूसरी तरफ खुद जाके और अपनी इन प्राइवेट चीज़ों पे टीवी पे बात करते हैं। जब आप टीवी पे जाके खुद बात करते हैं तो फिर आप प्राइवेसी कैसे क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से भी लोडेड सवालात किए जाते हैं, हमारी इज़्ज़त तो जैसे है ही नहीं। और हो सकता है किसी ने खुद ही ऑडियो रिकॉर्ड करके लीक कर दियो। हमारे पास हथियार और फ़ौज नहीं है, हमारे पास सिर्फ मॉरल अथॉरिटी है। काजी फैसल साहब कहते हैं कि ये आप बताएं, आप ट्विटर का जिक्र करें, ट्विटर क्या है,
ये ट्विटर हैंडल क्या है, मैं तो नहीं हूँ ट्विटर पे, मुझे बताइए ट्विटर क्या है। ये वो झूठ है जो काजी फैसल साहब ने बोला है। काजी फैसल साहब ने अपने रेफरेंस में आगाज़ इन चीज़ों से किया था कि ट्विटर पे ये चीज़ आई कि रेफरेंस दायर हो रहा है, रेफरेंस दायर हो चुका है मेरे ख़िलाफ़, और उसमें सारे उन्होंने ट्वीट्स लगाई हुई हैं चीज़ें। फिर उन्होंने जब उनकी एहलिया ने आकर अदालत को बताया था बड़ी तफसील के साथ कि इस ट्विटर पे हमारे खिलाफ कंपेन हो रही है, उन्होंने ट्वीट्स लगाए थे, चीज़ें लगाई थी। तो ऐसे गलत बयानी करना कि कहीं सिद्दीकी साहब का नाम नहीं पता, भोले बन गए हैं, ट्विटर का नहीं पता, ये खुदा का खौफ करें। आप जिस मनसब पे बैठे हुए हैं, फिर आप कुरानी आयात भी पढ़ते हैं, आप हदीस भी पढ़ते हैं, अखलाकियात का दर्स भी देते हैं, आप जो है ना वो ऐसे जैसे आपसे अपराइट पाकिस्तान में बंदा कोई नहीं है। फिर हुकूमत के कहने पर आप कमीशन में भी बैठ जाते हैं, आप हुकूमत से ये नहीं पूछते कि रिकॉर्ड किसने किया है। आप अपने ही केस में जो मौक़िफ़ अपनाते रहे हैं जासूसी और रिकॉर्डिंग्स के ऊपर, उसके अपोजिट आप चले गए हैं। आप अपनी ज़ाती बोझ और उसमें मुखालफत में कि उमरता बंदयाल साहब ने आपका केस सुना था, तो आप स्कोर सेटल करने के मामले में फिर अगर आपने ये करना है तो फिर आप ये कुरानी आयात ना पढ़ा करें, अहदीस ना पढ़ा करें। ये सबसे अफसोसनाक बात होती है कि आप अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हो, आप जजेस के ऊपर अटैक कर रहे हो, आप हुकूमत के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हो, और साथ आप कुरानी आयात भी पढ़ें, हदीस भी पढ़ें। ये ना करें, खुल के आएँ, बिल्कुल खड़े हों। आप नून लीग के साथ खड़े हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। नून लीग ने आपको कहा है कि ये करना है, आपने कहा जी मैं खादिम, मैं नौकर, शहबाज शरीफ का हुक्म है, नवाज शरीफ का हुक्म है, मरीम का हुक्म है, मैं बिल्कुल करूँगा। बिल्कुल आप करें। आपने जो बंदयाल साहब के साथ करना है करें, आपने जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ करना है करें, ज़रूर करें, आपको कोई नहीं रोक रहा। इस वक्त ज़ाहिर है सब आपके साथ हैं, काजी साहब, हुकूमत आपके साथ है, PDM आपके साथ है, 13 जमातें जिनमें बड़े बड़े चोर, डाकू और लुटेरे हैं, जिन्होंने क्या नहीं किया इस पाकिस्तान के साथ, वो आपके साथ हैं। तमाम इदारे, हर चीज़ आपके साथ है, सबके साथ आप अलाइंड हो चुके हैं, करें सब कुछ। लेकिन बस ये एक रिक्वेस्ट है, ये कुरानी आयात, हदीस, अखलाकियात का भाषण, अपराइट होने का भाषण, बड़ा मतलब सबसे पवित्र हैं आप, ये बस दावे ना करें। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। बाकी आप करें जो आपने नून लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, नवाज शरीफ के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। नून लीग को पहले भी आपने रिलीफ दिए हैं हुदैबिया जैसे केस में, और आपने नून लीग को सर्व किया है मुख्तलिफ तरह से। आपने जो है वो ज़ाहिर है सर्व से मुराद यही है कि आप नून लीग चाहती थी कि ये चीज़ हो, उन्होंने कमीशन बनाया और आपने उन्हीं TORs पे उसको काम को आगे बढ़ा दिया। तो ठीक है, आप करें सारा कुछ, लेकिन बस ये कुरान, हदीस और इन चीज़ों को प्लीज़ जो है वो आप सहारा ना लें। बस अल्लाह ताला करम करे। उसके बाद जो है मुझसे तो उन्होंने पूछ लिया था कि तुम मुसलमान हो, तो आपका तो सबको पता है कि माशाल्लाह आप मुसलमान हैं। और वो उसने क्या नाम है, सायरा बानो जो हैं, उन्होंने भी उस प्रोग्राम में कह दिया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हज़रत ईसा का इंतज़ार है और नून लीग को काजी फ़ाइज़ ईसा का इंतज़ार है कि वो कब आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने पहली समात पर इस एतराज़ को कैसे मुस्तरद कर दिया कि उनको बेंच से अलग नहीं होना, उनको नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ और भी जजेज़ हैं जो इस मैच में बैठे हैं जिनका ऑडियोज़ में जिक्र है, मुनीब साहब की तरफ इशारा कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से पूछना ज़रूरी नहीं है, कमीशन का जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई थी। और उन्होंने कहा कि उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है कि हुकूमत कैसे यकतरफ़ा एक्ट कर सकती है, तो हुकूमत यकतरफ़ा ही एक्ट करती है। फिर उन्होंने कहा उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो वफाकियत है उसको उसके ख़िलाफ़ है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस तरह से कमीशन में बिठाना चीफ जस्टिस से पूछे बगैर। तो उन्होंने कहा कि ये बल्कि चीफ जस्टिस से पूछना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले में, और ये बात कहना वफाकियत को बर्बाद करने वाली बात है, तबाह करने वाली बात। उन्होंने कहा हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं, आइनी अदालतें हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एडवाइजरी रोल नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट के वो मातहत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उनको मॉनिटर नहीं करती। उन्होंने बल्कि बताया कि एक बार मुझे ड्यूटी दी गई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की इंस्पेक्शन की, तो मैंने इनकार कर दिया कि ये मेरा काम नहीं है, ये हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी सबऑर्डिनेट हैं ये अदालतें, तो उनको ये देखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, हम हाई कोर्ट के फैसलों को कल अदम करते हैं, देखते हैं या बरकरार रखते हैं या उनको देखते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई एडवाइजरी वो उन्होंने कहा था सुपरवाइजरी रोल हमारे पास नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा अटॉर्नी जनरल से दोबारा कि आपने उनको अदालत को ये बातें बताई नहीं हैं, तो उस पर वो खामोश रहे। उन्होंने कहा कि ये जो दरखास्तें आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या ये 184(3) पर पूरी उतरती थी? क्योंकि 184 में तो अवामी मफाद का मामला है, यहाँ तो चंद अफराद का मामला है। और उन्होंने कहा इनको अटॉर्नी जनरल को कि लगता है कि आप हमारे सामने हमारी बात कर रहे हैं, उनके सामने आप उनकी बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये सारी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं इस कमीशन के ज़रिए इसलिए कर रहे हैं कि सच जो है वो सामने आ जाए,
सच सामने आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। सच झूठ को मिटा देता है। सूरत इसरा में ये बात है, कुरान मजीद में ये बात है कि सच जो है झूठ को मिटा देता है। बाइबल में भी यही बात है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हमें रोक दिया है, तो हम मज़ीद प्रोसीड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि जी मैं माज़रत खाऊँ, अटॉर्नी जनरल से कहा, जो उन्होंने कहा कि जो लोग आए हैं उनसे भी माज़रत खाऊँ। और उन्होंने कहा कि जनाब जब आप इसके ऊपर फैसला हो जाए फर्दर तो हमें बता दीजिएगा, तब तक हम इसकी प्रोसीडिंग एडजन कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब कामिल नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।